सेकेंड फंक्शन या पावर, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये उसका सेकेंड फंक्शन है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर सामंजस्य बनाता है जिससे कि वो सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर सकें। थर्ड, his decision are final in case of disagreement rises between departments। अगर कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई एग्री नहीं है एक दूसरे की पॉलिसीज को लेकर या काम करने के तरीके को लेकर, तो लास्ट डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। जितने भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो उन सब के डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज भी करता है। ठीक है, वो लोग अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं इसके बारे में वो पूरी नजर रखता है, उनको निर्देश भी देता है। अगर वो नहीं कर रहे होते तो उन्हें ऑर्डर भी देता है, तरीके भी बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क्स टू द मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स हो वो सभी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करते हैं और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को टाइम टू टाइम वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है और अगर उसे जरूरत है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है। मान लीजिए किसी एक बंदे को उसने डिस्ट्रीब्यूट काम दिया, वो अच्छे से नहीं कर रहा, तो वो दूसरे बंदे को वो काम दे सकता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं। नेक्स्ट, ही हैज आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। अब उसके पास एक मेन पावर है जिसमें वो मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो वो उसे जरूरी नहीं है कि उसे 5 साल या 2 साल देखेगा, उसका जो टाइम पीरियड है उससे पहले भी वो उसे डिसमिस कर सकता है और उसकी जगह पर किसी और मिनिस्टर को उसकी पोजीशन दे सकता है। ओके, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स मींस अगर कभी प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है, अगर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट रेजिग्नेशन देता है वो ऑटोमेटिकली बनाई है। किसने बनाई है? प्राइम मिनिस्टर ने। तो कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो जिस कैबिनेट को से बनाता है वो एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसी कैबिनेट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर सारे अपने वर्क कराता है और प्राइम मिनिस्टर इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होते हैं जो कि इतने ज्यादा पावर्स इंक्रीज हो गए हैं कुछ जैसे प्राइम मिनिस्टर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको उनके अकॉर्डिंग टू वर्क या फिर अपने हिसाब से, तो क्या उसमें वो डिस्कशन लेता है? प्रेसिडेंट की भी वो लेता है सलाह उसमें? अपनी जो पार्टी जीती है उसके मेंबर्स को तो वो इंक्लूड करता है, तो क्या वो प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करता है? प्रेसिडेंट की सलाह नहीं लेता है। प्रेसिडेंट को वो जिनकी लिस्ट देता है ना, वही प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं, उन्हीं मेंबर्स को। प्रेसिडेंट की सलाह नहीं लेते, लेकिन अपनी पार्टी में से ही पार्टी मेंबर्स की वो सजेशन ले सकते हैं। जो टॉप लीडर्स होते हैं ना पार्टी के, ठीक है, जो टॉप लीडर्स होते हैं पार्टी के, उनकी वो सजेशंस लेते हैं और उस सोच विचार करके फिर सही कैंडिडेट को वो लोग डिपार्टमेंट्स देते हैं। यस अंजलि? ओके मैम। ठीक है, प्राइम प्रेसिडेंट सिर्फ उन मिनिस्टर्स को शपथ दिलाता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। ठीक है, वो लिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ टाइम डिकेड्स में, डिकेड मतलब 10-20 सालों में, प्राइम मिनिस्टर्स के पावर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में काफी ज्यादा बढ़े हैं। As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होती हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये पार्लियामेंट के अंदर एक अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा अपनी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करता है खुद अपनी पार्टी को। ठीक है, जो जैसे बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर
वो कंट्रोल करते हैं कैबिनेट और पार्लियामेंट को। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज। इसके अलावा कभी कभार मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्पोर्टेंट रोल कैसे? मीडिया हाईलाइट करती है मुद्दों को, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके बीच में आपस में अक्सर मतलब वो किसको बेहतर टिकट दी जानी चाहिए, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए या किसको मिनिस्टर बनाना चाहिए, नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, इस चीज के ऊपर उनमें बहस होती है, ठीक है। तो कभी कभार मीडिया जो है वो भी अपना एक शेप, एक व्यू देती है, जिसकी वजह से अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट डालने की सॉरी या फिर उनके व्यूज को चेंज करने की कोशिश की जाती है। इन इंडिया टू हमने ये देखा है कि जो पावर्स हैं मोस्टली वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड्स में ही रहते हैं, क्योंकि वो टॉप लीडर होता है पार्टी का और पार्टी फिर उसको फॉलो करती है। तो मोस्टली जो पावर्स है वो टॉप लीडर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के पास रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इनको जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको बहुत सारी एनोरमस अथॉरिटी यानी बहुत सारा अथॉरिटी दी गई, बहुत सारा पावर इनको दिया गया, जिसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पब्लिक के ऊपर, ठीक है। और क्यों दिया गया इनको पावर और अथॉरिटी? क्योंकि जनता इनसे अटैच्ड फील करती थी, इनका इन्फ्लुएंस था जनता के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से इंदिरा गांधी भी एक पावरफुल लीडर थी, जो कि बाकी के कैबिनेट मेंबर्स जो थे, ठीक है, उनके कुलीग्स उनसे ज्यादा वो पावरफुल थी। Prime Minister also depends on the personality of the person holding that position. अक्सर जो पावर है प्राइम मिनिस्टर का वो डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर कौन सी पर्सनैलिटी बैठी है, यानी कौन बंदा है। जैसे आज नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी एक फेमस पर्सनैलिटी है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग उनके विचारों से प्रभावित होते हैं, सहमत होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से इससे पहले कांग्रेस के कौन थे? मनमोहन सिंह। तो क्या मनमोहन सिंह का उतना ज्यादा प्रभाव था जनता के ऊपर? नहीं था, ठीक है। मनमोहन सिंह वही काम करते थे जो उनके टॉप लीडर सोनिया गांधी उनसे बोलती थी, ठीक है। उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन एक ऑरा है नरेंद्र मोदी का, जिससे कि लोग उनको फॉलो करते हैं, मतलब उनका पब्लिक ओपिनियंस उनके लिए ज्यादा आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कौन सी पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठी है, सीधे बैठो, उस ये चीज भी डिपेंड करती है कि वो पर्सनैलिटी कौन सी है। ओके, एक मिनट रुकना, आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. कोलिशन गवर्नमेंट आप लोग सभी जानते हो क्या होती है? यश बताएंगे, यश खंडेलवाल बताओ। यश बताओ यश खंडेलवाल, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? बताइए। अभी मैंने आपसे पूछा, आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? आपने बोला यस मैम। और कोई बताएगा अंजलि के अलावा? यस विशाल बताओ। मैम वो गवर्नमेंट मैम जो दो पार्टी से मिलकर बनती है। यस, ठीक है, हाँ बोलो बोलो, मैं सामने कर दूं, बोलो। उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट जब से बनने लगी है तब से ऐसा हुआ है कि जो पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के वो थोड़े से कंट्रोल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब दो पार्टी मिलके बनती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो दोनों पार्टी की होती है, ठीक है।
भले ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपनी उस सपोर्टिंग पार्टी की बात माननी पड़ेगी। वो अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मान लो अचानक उस कोलिशन गवर्नमेंट की जो दूसरी पार्टी है, उस पार्टी ने अगर अपना हाथ खींच लिया, सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो उनकी गवर्नमेंट उसी दिन गिर जाएगी। ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। मिनिस्टर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज यू लाइक। लेकिन मिनिस्टर्स जो होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, वो कभी भी अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स ने उनको सपोर्ट किया है गवर्नमेंट बनाने में, उन सबके साथ, ठीक है। और उनको बोलते हैं अलायंस पार्टनर्स। जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अलायंस पार्टनर्स। ओके, ही also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depend. इसके अलावा जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनको जो व्यूज है कोलिशन गवर्नमेंट की जो दूसरी पार्टी है, उनके जो व्यूज है उनको भी ही, या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम्स है उनको भी उन्हें सुनना पड़ता है और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर सरवाइव कर सके। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट। ओके, अब बताइए यस जतिन सिंह बोलो, कुछ पूछना है जतिन? ओके, प्रेसिडेंट देखिए, व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हम तो प्रेसिडेंट कौन हुए? हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंट्री के अंदर जो सबसे ऊंची पोजीशन होती है वो किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। ये सबको मालूम है। ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ अवर कंट्री। जो उनकी वाइफ होती है, शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ अवर कंट्री। ओके, मतलब कंट्री के सबसे जो हेड फर्स्ट, जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं, तो वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, सेम उसी तरह से हेड ऑफ द कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट। और जो उनकी वाइफ होती है प्रेसिडेंट की, शी इज द हेड ऑफ वुमेन, हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ओके, हाँ, अगर हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट, ध्यान रखो। और गवर्नमेंट का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो हमारे हेड है, यानी जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनके कुछ नॉमिनल पावर्स होते हैं। देखो, गवर्नमेंट रन करने का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। जो कार्य करता है, वो काम कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सबसे ऊंची पोजीशन पर होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस बहुत कम होते हैं, तो इनको कुछ नॉमिनल पावर्स दिए जाते हैं। जैसे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? वो ब्रिटेन की क्वीन की तरह से है, ठीक है। whose functions are to a large extent ceremonial, जिनके फंक्शंस पूरी कंट्री में कहीं पे भी लागू हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इतने ज्यादा फंक्शंस करने नहीं होते। तनु कुंटल, व्हाई आर यू टॉकिंग कंटिन्यूअसली? तनु कुंटल, तनु कुंटल, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों तनु? व्हाट इज गोइंग ऑन? सीधे बैठिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। President supervises all the functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. जो president है वो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी की फंक्शनिंग्स को देखते हैं अच्छे से, ताकि सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम करें, ठीक है। अब ये इसके अलावा सारे स्टेट्स की रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के पास जाती है, ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट कौन भेजता है? गवर्नर, ठीक है। हर स्टेट के अंदर अलग अलग गवर्नर्स होते हैं और उन गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो गवर्नर्स सीधे रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि वो जो गवर्नमेंट है उस स्टेट की वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इसलिए सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर नजर रखते हैं ताकि हमारे सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम करें और कंट्री हार्मनी यानी प्यार और सद्भावना के साथ रह सके। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? ये क्वेश्चन आता है, बताओ अंजलि, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है?
मैम प्रेसिडेंट को जो इलेक्टेड में मतलब जो सेलेक्टेड पार्टी के जो ग्रुप्स होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं, वो सब मिलकर प्रेसिडेंट को डिसाइड करते हैं। मतलब जो जीती हुई पार्टी है वो डिसाइड करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, आप बताओ जरा। मैम प्रेसिडेंट को डिसाइड करते हैं एमपीज और एमएलए। हमने जो लोग चुन लिए एमपीज वो गए ऊपर लेवल पे और वो डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे कि हमारे स्कूल में हुआ था कि हमने तो वॉलंटियर्स को चुना, लेकिन वॉलंटियर्स ने हेड बॉय और हेड गर्ल को चुना। तो उसी प्रकार से होता है कि हमने एमपी से और एमएलए को जैसे इलेक्ट किया तो वो करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट। ठीक है, मेजोरिटी वाला जीत जाता है। ओके, देखिए प्रेसिडेंट करते हैं जो डिफरेंट हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो एमएलए होते हैं, ठीक है, और जो एमपीज होते हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनको जनता ने चुना है, इलेक्टेड एमपीज जिनको हमने वोट देकर चुना है, ठीक है, एमएलए जिनको हमने असेंबलीज के अंदर भेजा है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, उन मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। अब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुछ कैंडिडेट्स के नेम्स जो स्टैंड होते हैं, मतलब उनको नॉमिनेट किया जाता है या वो खुद को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उन्हीं में से मेजॉरिटी वोट्स दिए जाते हैं ताकि वो और वो वोट्स कौन देता है, वो दिए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो, और लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स चुन के आते हैं वो सब मिलकर उसको वोट देते हैं और उनसे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वो जीत जाते हैं। दिस ensures that president can be seen to represent the entire nation। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इस तरह से पूरे एंटायर नेशन को दर्शाता है। ठीक है, हम लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते, लेकिन हमारे द्वारा जो चुने गए लीडर्स हैं वो उनको चुनते हैं। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can। तो इसी तरह से कुछ लिमिटेशन भी है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट मैंडेट यानी कि जिस तरह के पावर्स प्राइम मिनिस्टर को मिले हुए हैं, दखल अंदाज वो उन चीजों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ना ही वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी को फेवर नहीं कर सकते। दिस एंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो इस तरह के फंक्शंस नहीं करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो इसीलिए वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी वो देखते हैं बस कि वो कार्य ढंग से हो रहे हो और जहां जहां गवर्नमेंट जो जो चुनी गई है वो अच्छे से काम करे। The same is true of the powers of the president। जैसे प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स थे, सेम उसी तरह से प्रेसिडेंट के भी कुछ पावर है। All the governmental activities takes place in the name of president। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज है, ठीक है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। जैसे कोई भी लॉ पार्लियामेंट के अंदर बनता है तो वो लॉ पहले साइन होने के लिए किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, जब वो पार्लियामेंट से पारित हो जाता है उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर जब वो साइन करते हैं तो वो एक लॉ बनता है। और लॉ या कोई भी मेजर पॉलिसीज है उस पर गवर्नमेंट के रजामंदी होने के बाद में वो प्रेसिडेंट के नेम से इशू होती है। ठीक है, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स है, मेजर मतलब सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स, मिनिस्ट्रीज के अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो सबसे मेन अपॉइंटमेंट्स हैं वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स ऑल, इसके अंदर देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट्स के स्टेट्स के जजेस, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स या फिर इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी चुना जाता है। जो इलेक्शन कमीशन होती है ना, इनके जो हेड होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स जानते हो, अलग अलग एम्बेसीज होती हैं, उनके एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, उन एम्बेसडर्स को भी चुनते हैं प्रेसिडेंट। समझ आ गया? एम्बेसडर जैसे इंडिया की एम्बेसीज हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो वो मदद करते हैं जो भी हमारे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स। हाँ मैम, फॉरेन होते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर जो दूसरे देशों के साथ में जब हमारे कोई कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे व्यापार के लेकर कोई बात करनी है
या रिलेशनशिप्स को लेकर, वॉर को लेकर, तो वो जो बातें होती है ना, वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे देश की नीतियां दूसरे देश में लागू करवाने के लिए, पॉलिसीज के लिए वो बात करते हैं। ठीक है, अब वॉर के लिए तो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं अलग से, लेकिन जो हमें संबंध कैसे बनाने हैं दूसरे देशों के साथ, उसके लिए फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो निवासी हमारे देश के बाहर रह रहे हैं उन देशों की असेंबलीज को भी वो एम्बेसीज को भी वो कंट्रोल करें। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन सब का जो अपॉइंटमेंट्स है दूसरी कंट्रीज में, जो एम्बेसडर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर्स, स्टेट्स के मिनिस्टर्स, उन सब को ये अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है साइन करते हैं, शपथ दिलवाते हैं, वही अपॉइंटमेंट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? All the international treaties and agreements are made in the name of president. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ट्रीटीज मीन संधि, साइन होता है बकायदा। अगर कोई एग्रीमेंट होता है ना, उसमें साइनिंग होती है, उसे बोलते हैं ट्रीटीज, जिसमें कुछ व्यूज उनके होते हैं, कुछ पॉइंट हमारे होते हैं, और दोनों का एग्रीमेंट होकर फिर वो साइन होता है। तो वो दो देशों के बीच में जब होती है तो वो भी प्रेसिडेंट के नेम पर ही होती है। ठीक है, The president is the supreme commander of the defense force of India. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती है, वो किसके अंडर में आती है? प्रेसिडेंट के अंडर में। ठीक है, प्रेसिडेंट उनका हेड होता है सारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। ठीक है, अगर लड़ाई के लिए ऑर्डर देना है तो प्राइम मिनिस्टर अगर चाहते हैं कि उन्हें कोई स्टेप लेना है तो वो उनको बकायदा प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो कर पाएंगे, वरना प्रेसिडेंट अगर मना कर दें तो वो नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, ऑल दोस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट अपने इन पावर्स का यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्योंकि एक्चुअली में प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे होते, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन वो जब काम हो जाते हैं रिपोर्ट के रूप में आती है वो। ठीक है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट अक्सर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स से उनकी एडवाइस मांगते रहते हैं। जो डिफरेंट मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स, उनसे एडवाइस लेते रहते हैं, बट इट द सेम एडवाइस इज गिव। बट अगर सेम एडवाइस दी जाती है तो शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, अगर सेम एडवाइस जो प्रेसिडेंट के व्यूज थे उसी के जैसी होती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर डिफरेंट भी होती है तो प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स के व्यूज पर ही काम करना होता है। ओके, अगर कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है तो वो लॉ जब ही बनता है जब प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे देते हैं, यानी अपनी रजामंदी दे देते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसे। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए या वो थोड़े दिनों के लिए उसे रोकना चाहे तो उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, और वापस उस बिल को फिर पार्लियामेंट में सेंड कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, यानी दोबारा से उसके ऊपर सोच विचार किया जाए इसके लिए। बट इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन शी हैज टू साइन इट। लेकिन अगर पार्लियामेंट उस बिल को पास कर देती है दोबारा में तो फिर प्रेसिडेंट को उसे साइन ही करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट जो जनता है वो पार्लियामेंट में जो आई है वो जनता के द्वारा चुनी गई है। ओके, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। एक चीज जो प्रेसिडेंट हमेशा अपने मन से करते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। ठीक है, जब भी कभी कोई भी पार्टी जीतती है या कोई कोalition पार्टी क्लियर मेजोरिटी इलेक्शंस के अंदर जीतती है तो प्रेसिडेंट उस मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर है उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, जब भी कभी नो पार्टी, किसी भी पार्टी को या किसी भी कोalition पार्टी के द्वारा कोई मेजोरिटी नहीं मिलती है लोकसभा के अंदर, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशन, तो प्रेसिडेंट उनका जो कार्य है उस समय तक वो संभालते हैं। तो एक होता है राष्ट्रपति शासन, आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन वर्ड सुना है तो फिर वो लग जाता है। ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मुस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तब ऐसी कंडीशन पर
ऐसा हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से एक ऐसे लीडर को चुने, जब पार्टी मतलब सपोर्ट नहीं करती किसी एक लीडर को, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी लीडर को जिसको लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलता है उस लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर चुन सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है ना, तो प्रेसिडेंट जिस भी न्यू लीडर को चुनता है, ठीक है, उसको कुछ दिन का टाइम देता है, 5 दिन का, 10 दिन का या 1 महीने का, कि वो अपनी मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर शो करें। ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है उनको जिसमें उनको अपनी मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर शो करनी होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है जुडिशरी। ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी प्रेजेंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं जुडिशरी पे, उसके लास्ट टॉपिक है जुडिशरी। आप लोगों को मालूम है कि हमारी इंडिया के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम नीचे से शुरू करते हैं हमेशा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। ठीक है, उसके जो वर्डिक्ट्स होते हैं वो एक्सेप्ट करने होते हैं एवरीवन को, और ऐसा नहीं है कि सीधे डायरेक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गर्म मुद्दे होते हैं तो उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे हाई कोर्ट, फिर उससे सुप्रीम कोर्ट चलता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्ट से खुश नहीं होते तो फिर प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं तो उनको सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं वही उसकी पिटीशन दाखिल कर देते हैं। अब आता है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इन द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या होता इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन अवर कंट्री? इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड, बताइए पहले, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या होता? बेटा माइक ऑन करो कोई। हाँ जी, सुमित लेफ्ट कर दिया। सुमित बताओ बेटा, अगर सुप्रीम नहीं होगा तो क्या होगा? हाई कोर्ट होगा फिर। बहुत सही जवाब है बेटा, हाई कोर्ट होगा फिर। ठीक है, हाई कोर्ट्स तो हर स्टेट्स में अलग अलग है ना, हाई कोर्ट्स हर स्टेट में अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट एक है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो वो वर्किंग जो होगी हाई कोर्ट की या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मतलब जुडिशियरी सिस्टम जो होगा हमारा पूरा, उसको कौन देखेगा? उसकी जो मेन पावर का काम करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे लोग सहमत नहीं है तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ताकि उन्हें एक सही जो है फैसला या डिसीजन हो सके उनके केस का। देखो, सुप्रीम कोर्ट को ना पावर दिया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कोई भी अमेंडमेंट करवाना चाहे, मतलब कोई सजेशन देते हैं तो वो अमेंडमेंट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं और गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर उस चीज पर फिर डिस्कस करती है। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो एक चीज होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई डिसीजन लेती है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम एक नेशनल लेवल पर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन करना चाहे या उन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई आवाज उठाना चाहे तो वो नहीं उठ पाएगी। ठीक है, ये एंड इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो गवर्नमेंट को जज कर सके, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट अपना अंधा कानून चलाएगी, कोई उसको कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर, हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ता है क्योंकि वो उन कानूनों को पूरे देश के अंदर लागू कर रही होती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करने वाला होगा। इवन if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, भले ही कोई ये
माने या ना माने कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के दबाव में आके वर्डिक्ट नहीं दिया, यानी फैसला जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोगों का विश्वास होता है और सुप्रीम कोर्ट में पावर ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो हो सकता है कि वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई डिसीजन दिया जाता है मोस्टली वहां पर एक जज नहीं होता है, 3 जजेस बैठे होते हैं। ठीक है, जब डिस्कशन वहां पर लिया जाता है फैसला, और जितना बड़ा केस होता है उतनी ज्यादा ज्यूरीज वहां पे बढ़ जाती है। इवन इफ इट गिव अ फेयर जजमेंट इफ दोस पीपल अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा, उस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ऑर्डर दे ही नहीं पाती, लेकिन अगर ऑर्डर देती है और गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को हटा भी है, राष्ट्रपति शासन। हाँ जी, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का कभी भी इंडल्जमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए जो जुडिशरी है हमारी कंट्री की इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया, ना ही उस पर प्रेसिडेंट का प्रभाव पड़े, ना ही प्राइम मिनिस्टर का, ना किसी मिनिस्टर का, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, चाहे किसी भी लेवल पर जुडिशरी है। नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, कहते हैं, आरोप लगाते हैं आरोपी दल कि राम मंदिर। हाँ बेटा, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस चल रहा हो और वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो उस अगर प्रेसिडेंट नहीं माने, उसको एक्सेप्ट नहीं करे, तो फिर क्या जो हमारी गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो प्रेशराइज करेगी एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं मानेंगी, उठा के ले जाएगी पुलिस। देखो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट से गलती से मर्डर हो गया तो प्रेसिडेंट को भी लेके जाएंगे ना कोर्ट, जेल जाएंगे और उनके ऊपर भी केस चलेगा। ठीक है, उसके बाद में उनकी जगह पर दूसरा आएगा कोई और। ऐसा नहीं है, किसी से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से फिर वो नहीं सेटिस्फाई तो वो किसके पास जाएंगे? किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, लास्ट डिसीजन है। ठीक है, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारी कंट्री के अंदर कि किसी प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह से केस चला हो। ठीक है, मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चला है, लेकिन जो हमारे दूसरी जैसे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अक्सर ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके ऊपर केस चला है और लास्ट में उनको अपने देश से या तो निकाल दिया गया है या फिर उनको फांसी की सजा हुई है। ठीक है, या फिर उनको नजरबंद रखा गया है, जेल हुई है। इस तरह से अभी हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, हमारी कंट्री में केस चला है। ठीक है, जैसे मनमोहन सिंह पे भी कोयला घोटाले का केस चल रहा है, केस चल रहा है, प्रेसिडेंट के ऊपर अभी तक ऐसा कोई केस चला नहीं है। All the courts at different levels in a country puts together or are called the judiciary. Judiciary का मीनिंग क्या होता है? जितने भी कोर्ट हैं अलग अलग लेवल्स पर वो सारे एक साथ मिलाकर कहलाते हैं जुडिशरी। ओके, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों को हम एक साथ मिलाकर जुडिशरी कहते हैं। एंड द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ, आपको मैं अभी बता चुकी सेम चीज है, इंडियन जुडिशरी जो है उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ये आते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। देखो इससे क्वेश्चन भी बन के आता है इस लाइन से, क्या लाइन है? इंडिया हैज अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसमें लिखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है। ओके, उसके जो डिसीजंस हैं ये सारे कोर्ट्स को मिलाकर होते हैं। ठीक है, सारे डिसीजंस ले सकते हैं ये, चाहे कोई भी डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजंस ऑफ द कंट्री हो, दो सिटीजंस हैं, नागरिक हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। सिटीजंस और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तब उसके ऊपर भी
सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। अगर मान लीजिए दो स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, जैसे वाटर को लेकर अक्सर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इनमें डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके ऊपर भी डिसीजंस कौन लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जितने भी